नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। और देश की रिटेल महंगाई की दर 14 महीने की ऊंचाई पर है। अक्टूबर में महंगाई 6% के पार निकल गई। नतीजा ये है कि जेब ज्यादा कट रही है और भाव हैं जो नीचे आते ही नहीं। चाहे फलों की बात की जाए, गेहूं, दाल, चावल या फिर सब्जियां, सभी के दाम चढ़े हुए हैं। परेशानी तो ये भी है कि कुछ के दाम होलसेल में कम है, लेकिन रिटेल में कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्याज और टमाटर की भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसकी अलग मामला है कि जो दावे हो रहे हैं कि देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो जब कमी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आगे किस तरह की मूवमेंट्स रह सकती हैं, कितना स्पेकुलेटिव है, कितना जमाखोरी है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे एक मेहमानों का खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के CEO एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता हैं, साथ ही रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर VP धर्मेंद्र जैन, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश गोयल और APMC सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पवाले हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले दालों से ही शुरुआत कर लेते हैं। एंड सुमित, ऑफ कोर्स पिछले 2 सालों में लगातार जितने भी यहाँ पर हमने सरकार की तरफ से नोटिफिकेशंस या बातचीत आते हुए देखी है, वो दालों पे ज़्यादा रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंस यहाँ पे काफ़ी है। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है वो ऑन द लोअर साइड है एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसमें दालों में भी ईयर ऑन ईयर प्राइसेस काफ़ी ऑन द हायर साइड है। कैसे देखते हैं आप पूरी सिचुएशन? मनीषा जी नमस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के लिए 2 मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। वन इज टू कीप इन्फ्लेशन लो एंड सेकंड इज टू कीप हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर इन्फ्लेशन के तौर पे और सिर्फ दालों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप्रोच करते हैं, एक्चुअली पल्सेस इज अ बैड बॉय ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट 1 साल के अंदर दालों का इंपोर्ट काफी बढ़ा है। लोकल मार्केट के अंदर प्राइसेस काफी कंट्रोल में है, काफी नीचे आए हैं। और अगर हम CPI का बास्केट भी देखें तो पल्सेस का वेट आउट ऑफ 46% केवल 4% है, एंड दैट इज ऑल्सो स्प्रेड ओवर 10 पल्सेस। एंड अगर आप होलसेल और कंज्यूमर प्राइस की भी बात करें तो तुअर दाल का भाव मैं ऐसे बोलूंगा $1400 से आज $1000 आ गया है। एंड आई डोंट बिलीव कि जो आज CPI और WPI है इट इज रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेशन इन पल्सेस। रादर पल्सेस गवर्नमेंट के लिए दूसरी प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज डिफ्लेशन ऑफ प्राइसेस। और गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव अ चैलेंज व्हाइल प्रोक्योरिंग गुड्स और फूड प्रोडक्ट्स एट MSP। सो मेरे हिसाब से दालें हैज बीन पोर्ट्रेड इन अ नेगेटिव लाइट। गवर्नमेंट जब ये WPI नंबर देखे तो दे शुड सेग्रीगेट इट वेरी क्लियरली कि इन्फ्लेशन दालों की वजह से नहीं हो रही है, एंड दे शुड नॉट ब्रिंग एनी एडवर्स पॉलिसी नोटिफिकेशन बाय लुकिंग डेटा इन अ रॉन्ग वे। बैड बॉय की तरह से पल्सेस को जरूर देखा जाता है, लेकिन रीसेंट कुछ समय में इतनी तेजी दालों में स्पेशली यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सुमित, जिस तरह से हमने यहाँ पर खरीफ की हार्वेस्ट होते हुए देखी, रबी की बुआई भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, इनिशियल ट्रेंड्स क्या नजर आते हैं? खरीफ इस बार मानसून वॉज वेरी बेनाइन, स्पेशली जो पल्सेस एरिया है उनमें मानसून बहुत अच्छा रहा है। हम तुअर के जो क्वीन ऑफ पल्सेस बोलते हैं, या हम बोलते हैं जिसके कारण इज द फर्स्ट बेंचमार्क ऑफ पल्सेस इन्फ्लेशन इन इंडिया, उसके भाव बहुत नीचे आ गए हैं। अगर हम मार्केट में देखें आज तुअर ऑलमोस्ट MSP के बराबर बिक रही है। और मेरा यह मानना है कि खरीफ का हार्वेस्ट काफी अच्छा रहने वाला है, एंड पल्सेस की देश के अंदर बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव वर्कड एज ऑफ नाउ। नाउ गवर्नमेंट शुड लुक टुवर्ड्स बिल्डिंग द बफर कि आगे जाके इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। और जो आपका दूसरा सवाल है अबाउट द प्लांटिंग, रबी प्लांटिंग देखिए राजस्थान में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, उसके कारण मार्जिनल एरियाज विल कम इनटू पल्सेस प्लांटिंग। चना का एकरेज आगे जाके बढ़ेगा। गेहूं और चना के अंदर मेन एकरेज कंपटीशन है MP और राजस्थान के अंदर, और कुछ एरिया में राजस्थान में चना का एरिया बढ़ेगा और MP के अंदर गेहूं का एरिया बढ़ेगा। एंड गवर्नमेंट शुड फील कंफर्टेबल। आई थिंक पल्सेस इन्फ्लेशन शुड नॉट बॉदर देम फॉर नेक्स्ट 6 months। ओके, तो जहाँ तक दालों की बात है, दालों की तरफ से इन्फ्लेशन सरकार को यहाँ पर परेशान नहीं करेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुमित ने बोला वो ये था कि गेहूं और चने के बीच में यहाँ पर कुछ समय तक कंपटीशन रह सकता है। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपसे यही पे चर्चा कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं आप चने और गेहूं का जो बैलेंस ऑन ग्राउंड हम आता हुआ देखेंगे? मैम, ऐसा है कि गेहूं नेचुरली इस बार जो पैदावार का आंकड़े आ रहे हैं, पिछली बार से बुआई काफ़ी अच्छी हो रही है, मगर थोड़ी मौसम की जो बार पड़ रही है टेम्परेचर को लेकर के, तो शायद थोड़ी सी सोइंग डिले हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में हम लोगों को पता चलेगा।
और चने से कंपटीशन तो रहता ही है। इसी के कारण मध्य प्रदेश में पिछली बार पैदावार बहुत कम हुई थी और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। एफसीआई की प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश से बहुत कम, मतलब 30%, 25 से 30% डाउन रही थी। तो अब इस बार देखना है ये किस तरह से निकल के आते हैं फिगर, वो एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्मेंद्र जी, जो एक इशू लगातार यहाँ पर बना रहता है, ऑफ कोर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो ट्रेड इंडस्ट्री ये भी चाहती थी कि इंपोर्ट्स यहाँ पर मुहैया कराया जाए, लेकिन सरकार ने अपना वो ग्राउंड काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड किया है कि अभी तक हमने इंपोर्ट होते हुए यहाँ नहीं देखे। इन सब के चलते जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, अभी ऑफ कोर्स बुआई में यहाँ पर थोड़ा सा डिले है, कैसे देखते हैं आप आने वाले 2 क्वार्टर्स अब यहाँ से? मैम ऐसा देखिए, हमारी इंडस्ट्री की बराबर ये मांग रही है इंपोर्ट को लेकर के। उसके पीछे कुछ आंकड़े हैं और तथ्य है। पिछले 5 सालों में नो डाउट गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा है, मगर अगर आप ये देखें तो कंजम्पशन का पैटर्न भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी एवर इंक्रीजिंग है। और आप जब भी फ्रैगेंट की सीजन पे जब हम नियरर पहुंचते हैं तो सरकार के पास जो बफर स्टॉक की मात्रा है 7.50 के आसपास हम आकर के छूटते हैं, वो एक अच्छी फिगर नहीं है। सरकार के पास हमेशा मतलब अच्छी मात्रा में गेहूं अवेलेबल होना चाहिए। कल को किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई क्लाइमेट चेंज के कारण इम्पैक्ट आ जाए, तो इसके लिए इंडस्ट्री ने हमेशा मांग करी कि 3-4 मिलियन टन का इंपोर्ट कम से कम सरकार को अलाउ करना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी फ्री हो, चाहे कम ड्यूटी हो, किसी भी रूप में करे, जिससे कि सरकार के भंडारण में इतनी मात्रा अवेलेबल हो कि हम किसी भी प्रकार संकट से उबर सकें। वेल एब्सोल्युटली, ये तो बात हुई गेहूं की, जहां पर बुआई पिछले साल थोड़ी सी कम हुई थी और अब आने वाले समय में यहाँ पर मौसम को देखना होगा कि कैसा रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट कि पिछले 5 सालों में प्रोडक्शन यहाँ पर गेहूं की जरूर बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ कंजम्पशन में हमने अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पर आते हुए देखी है। चावल एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा पूरे इस साल में, स्पेशली पिछले 4-5 महीने में। सतीश गोयल जी, एक्सपोर्ट्स खुल चुके हैं, बाजार को लगता है कि और भी थोड़ा सा यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज आ सकती है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ये सेक्टर? और यहाँ पर तो प्राइसेस बढ़े भी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट खुलने के बाद एक नीजोक रिएक्शन के तौर पर ही सही, हमने प्राइसेस को इमीडिएटली चढ़ते हुए देखा। नमस्कार। सबसे प्रथम तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि तकरीबन 1 साल हमारे ऊपर नॉन बासमती पे भी और बासमती पे भी गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन रही, तो गवर्नमेंट ने इस सीजन के शुरुआत में ही पूरी तरह से चावल को आजाद कर दिया। इसके लिए मैं पूरी भारत सरकार का बहुत बहुत आभार अपनी एसोसिएशन की तरफ से करता हूं। अब जब से बासमती का और नॉन बासमती का दोनों का एक्सपोर्ट आजाद हुआ है, आज हिंदुस्तान में सरकार के पास भरपूर मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। जितना हमें बफर चाहिए उससे 2 से 3 गुना स्टॉक हमारे पास सरकार के पास उपलब्ध है। राइस की किसी प्रकार की भी कमी हमारे पास हिंदुस्तान में नहीं है। और जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कम हुआ था, एक्सपोर्ट में तो हम इस साल चाहेंगे कि हम पिछले सालों के तकरीबन नजदीक पहुंच जाएंगे। और राइस की मात्रा को देखते हुए हमें नहीं लगता कि राइस के अंदर कोई तेजी है जिससे कि इन्फ्लेशन के ऊपर कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, तो जहाँ तक चावल की बात है, साल अच्छा रहा। सरकार ने एक के बाद एक यहाँ पर एक्सपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन से हटाए हैं और एक प्राइस में एक अपसाइड नीजोक रिएक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ से आगे नहीं की जा सकती। आप तीनों से ही एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे। सुमित, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हम बात दालों की कर रहे हैं, जहाँ पर आपने आश्वस्त किया ऑलमोस्ट कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरी तरफ के यहाँ पर मूव्स प्राइसेस में आते हुए देखने को रह पाएंगे। कैसे देखते हैं आप इंडिया का S&D, यानी कि सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस, तीनों ही चीजें आने वाले, लेट्स से अगर हम वही 6 महीने की बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि तब तक रबी भी आ जाएगा, तो एक क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट्स में? मनीषा जी, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो एक हमको जो पास्ट लुकिंग डेटा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज पास्ट लुकिंग, एक हम उसकी बात करते हैं और ये बात करते हैं आगे फ्यूचर कैसे लग रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलवेज कंसर्न कि व्हाट एक्शन दे शुड टेक सो दैट फ्यूचर इज बेटर। ओके, आज अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन बास्केट की बात करते हैं तो उसके अंदर फूड इन सीपीआई इज अराउंड 45%, बट मेन जो कंपोनेंट है जिसके कारण ये पूरा इन्फ्लेशन इस समय है, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ वेजिटेबल ऑयल ड्यूटी चेंज विच गवर्नमेंट हैज डन टू प्रोटेक्ट ऑयल सीड फार्मर्स इन द कंट्री। अगर आज हम ये बात करें क्या ये इन्फ्लेशन आगे आने वाले दिनों में कैसे चेंज होने वाली है, देखिए दालों का बेस इफेक्ट काफी हाई है। आगे आने वाले 6 महीने में दालों की इन्फ्लेशन घटते हुए जाएगी। एक्चुअली इट विल बिकम अ पॉजिटिव किकबैक फॉर द गवर्नमेंट और नेगेटिव इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटर इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। और
अगर हम देखें ग्रेन्स को, मेरा ये मानना है गवर्नमेंट आज जो चैलेंज है दैट इज वीट, जो मेंशन किया गया, क्योंकि आज गेहूं के भाव हमको आगे जाते हुए समय में भी बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अगर पूरे इन्फ्लेशन बास्केट को अगर कंट्रोल करना है, अगले 6 महीने के तौर पे देखना है, तो गवर्नमेंट विल नीड टू ब्रिंग बेटर पॉलिसीज ऑन वेजिटेबल ऑयल and oil meal export, number one. Number two is to see how they control fruit and vegetable. I will not say control is a wrong word. How they increase the availability of fruits and vegetable by smoothing the logistics. क्योंकि हमारे देश में पहली बार तो फूड इन्फ्लेशन फ्रूट्स वेजिटेबल में बढ़ नहीं रहा है. What is happening on the cold chain? What is happening on smoothing or ironing out this inflation? वो सब सवाल जो लॉन्ग टर्म है. बट दालों के पॉइंट ऑफ व्यू से दालें एक नेगेटिव इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटर बनेगी आने वाले समय में, बिकॉज बेस इफेक्ट दालों का बहुत हाई है और प्राइसेस पिछले साल से कम रहने वाले हैं, एंड इट विल बी अ गुड पॉजिटिव सरप्राइज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये कह रहे हैं कि हम हाईज यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं और ऑफ कोर्स दालें अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले से कंपेयर की जाएं तो डबल डिजिट परसेंटेज इन्फ्लेशन दिखा चुकी हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी दालें ऑन द हायर साइड हैं, जो सस्ती दालें हैं वो आप भूल जाइए, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा दालें तेज होंगी, फिलहाल ऐसा नहीं लगता. रादर आई विल पुट दिस वे, दालों के भाव पिछले साल से कम रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ बेस इफेक्ट कि पिछले साल क्या भाव था उससे आप कंपेयर करते हैं इस साल, and it is going to negatively impact the inflation in the coming days. दालों के भाव आने वाले महीनों में जो भाव पिछले साल उन महीनों में थे उससे कम रहेंगे. ओके तो आने वाले कुछ समय में दालों में यहाँ पर आपको और इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगी, जिस तरह से हमने सप्लाई डिमांड को यहाँ पर स्टैकअप होते हुए देखा है. धर्मेंद्र जी, गेहूं को लेकर ऑफ कोर्स सुमित जी को कुछ यहाँ पर चिंता है, आप कैसे देखते हैं? एक बेसिक इन्फ्लेशन होती है, एक हेल्दी इन्फ्लेशन होती है कि हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है, किसानों की लागत भी मिलनी चाहिए, तो उतनी तेजी तो यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए. लेकिन क्या गेहूं में हम उसी दर पर रहेंगे या आपको लगता है कुछ चिंता हो सकती है प्राइसेस को लेकर? जैसे मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसमें मेन कंट्रीब्यूटर जो मैं देख रहा हूँ, वेजिटेबल प्राइस 6.14% से पिछले साल से ऊपर चल रहा है, और जो ऑयल एंड फैट का है वो लगभग 7% पिछले साल से ऊपर चल रहा है. और जहाँ तक मैं फूड एंड प्राइस का देखता हूँ तो 1.63 है, उसमें हमारा गेहूं आता है. तो अब जो गेहूं हमारा जो प्राइस आ चुके हैं मैम, वो बिल्कुल पीक पे आ चुके हैं, और रादर अभी 4-5 दिनों का आप ट्रेंड देखेंगी तो ये 3 से 4% डाउन भी होने लगा है. उसके पीछे कारण है, जैसे आज हमारा ये 12 महीने का जो सीजन है, 8 महीने हमने निकाल दिए हैं, अब कुल 4 महीने बचे हैं, जिसमें से 1 महीने का माल मैं समझता हूँ हम सब मिल वालों के पास भी रहा होगा. उसके अलावा जो हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सबसे पहला उन्होंने पीडीएस में 3.5 मिलियन टन का एडिशनल एलोकेशन वीट का किया है राइस के स्थान पे, तो वो भी बाजार के प्राइसेस को कम करने में सहयोग होगा. दूसरा, जो भारत आटा के नाम से सरकार ने रिटेल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम जारी करी है, वो आटा भी बाजार में आने लगा है. जैसा आपने अभी खुद कहा कि रिटेल में प्राइस बढ़ रहे हैं और जबकि होलसेल में प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, तो रिटेल को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने भारत आटा की स्कीम लॉन्च करी है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले समय में. और तीसरा, जो ओपन सेल में सरकार ने 3 मिलियन टन गेहूं आरक्षित कर रखा है, जिसकी वो घोषणा किसी भी समय कर सकते हैं अगर गेहूं में प्राइसेस इसी तरह से बढ़े तो. मगर मुझे ऐसा लग रहा है बाजार में गेहूं की मात्रा पूरी तरह से अवेलेबल है. प्राइस अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला समय धीरे धीरे कम होगा. नई फसल फरवरी में आने वाली है. मगर सरकार की मैम एक चिंता रहती है कि जो किसान गेहूं अभी बो रहे हैं उनको भी किसी तरह से उत्साहित रखना है. ऐसा ना हो कि दाम इतने गिर जाए और किसान दूसरी फसल की तरफ रुझान करने लगे, जैसे चने की बात हो रही थी, तो हम सब के लिए फिर एक संकट बढ़ जाएगा. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसेस पीक पे हो चुके हैं मैम, अब प्राइसेस नीचे ही आएंगे, अब ज्यादा बढ़ने की उम्मीद ऊपर जाने की नहीं लगती है. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑफ कोर्स खाने के तेलों से हैं. ऑयल मिल की एक चिंता तो हम लगातार उस पर बात कर ही रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है. आप कैसे देखेंगे सतीश जी, चावल के प्राइस? आपको भी लगता है कि जिस तरह से नंबर्स हैं, जिस तरह से सप्लाई है, डिमांड है, एक्सपोर्ट्स है, भाव यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जाएंगे? क्या इंडियन कंज्यूमर को चावल ठीक ठाक रेट पे मिलेगा आगे जाते हुए? इंडियन कंज्यूमर के लिए चावल भरपूर मात्रा में भारत सरकार के पास है, और इस साल भी क्रॉप बड़ी अच्छी क्रॉप इस साल हुई है, और फार्मर को भी बासमती और नॉन बासमती के दोनों के प्राइस बड़े अच्छे मिले हैं. फार्मर भी बहुत खुश है इस साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन जो है टाइम से रिमूव कर दिया था, तो उससे बासमती के प्राइस भी रिमूव होने के बाद एकदम 3-4 रुपए किलो पैडी में
अच्छे प्राइस फार्मर को मिले। और नॉन बासमती पे गवर्नमेंट ने भी सारी पैडी तकरीबन एमईपी का जो प्राइस फिक्स था उसके ऊपर परचेज की है, और गवर्नमेंट के पास भरपूर मात्रा में चावल है। मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले दिनों में चावल किसी प्रकार की चावल में तेजी से कंज्यूमर को कोई तेजी से चावल लेने की जरूरत पड़ेगी। कॉम्पिटेटिव प्राइस रहेंगे और भरपूर मात्रा में चावल उनको मिलेगा। भारत बाजार में भी सरकार रेगुलर चावल दे ही रही है और मार्केट में भी चावल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। पॉइंट टेकन। तो ये काफ़ी एश्योरिंग है ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स के लिए कि जिस तरह की इन्फ्लेशन हमने पिछले महीने में आते हुए देखी है उसका एक रिपीट परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया सतीश जी, सुमित एंड धर्मेंद्र जी आपका भी ये बताने के लिए कि कैसे गेहूं में, पल्सेस में और जहां तक चावल है उसमें कोई कंसर्न नहीं है। खाने के तेलों पर ऑफकोर्स हम एक डिस्कशन कर ही चुके हैं जहाँ पर अभी भी कुछ चिंताएँ हैं प्राइसेस को लेकर, तो उस पर एक नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो बात हम यहां पर करेंगे सब्जियों की, क्योंकि यहां पर अभी भी कंसर्न्स हैं। हमारे साथ होंगे वाशी मार्केट के ट्रेडर रामदास पवाले। स्वागत है आपका। और बात तो हमने यहाँ पर चावल की, गेहूं की और दालों की कर ही ली है। एक ऑफकोर्स कंसर्न यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को लेकर है, क्योंकि सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यहाँ पर खाने के तेलों के दाम बढ़ गए, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर खाने के तेलों के प्राइसेस में भारतीय बाजारों में आते हुए देखा। फिर चाहे वो होलसेल था, रिटेल था, हमने सभी जगह यहाँ पर भावों में बढ़त आते हुए देखी। साथ ही साथ क्योंकि ऑयल मिल एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, तो वो पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो अभी भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार की तरफ से यहां पर कुछ और पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। एक और एरिया है और उसके लिए बात करेंगे एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पवाले जी से। रामदास जी नमस्कार। काफ़ी दूसरी चीज़ों में इन्फ्लेशन कुछ कम हुई है, लेकिन जहां तक फलों की, सब्जियों की बात है, यहां पर इन्फ्लेशन जोर शोर से चढ़ती हुई नजर आई है महीना दर महीना। फिर चाहे वो टमाटर है, प्याज है, काफ़ी हद तक अदरक है, लहसुन है, बहुत सारी सब्जियां हैं, सभी के भाव बहुत तेज़ी पर हैं। सबसे पहले आपसे प्याज की बात करना चाहेंगे, यहाँ पर अब क्या सेंस है? प्याज के बारे में बोलना चाहता है। अपना जो पीछे बारिश जो हुआ था जोर से, वो बारिश में कम से कम 30 से 40% प्याज का नुकसान हुआ था। इसके लिए नया प्याज निकल रहे हैं, तो भी प्याज का दाम जो है वो बढ़ता रहता है। 50-55 के बीच में अभी भी प्याज का भाव चल रहा है। इसके लिए अभी कम से कम और 1-1.5 महीना के बाद प्याज का भाव कम हो सकता है, तब तक भाव कम नहीं हो सकता है। क्योंकि जो रामदास जी जब हाँ, इस साल जो बारिश हुआ ना, वो सबसे ज्यादा बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इसके बाद में जो प्याज लगेगा वो अच्छा आएगा। अच्छा मार्केट में जनवरी, फरवरी, मार्च वो टाइम पे प्याज का भाव अच्छा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा रामदास जी? या 20-25 रुपए तो हो जाएगा। अभी जो मार्जिन मांगता है शेतकरी को, जो मार्जिन मांगता है ना, वो मार्जिन कम से कम 20-25 रुपए, 30 रुपए रेट मिलेगा तो शेतकरी को परवड़ता है, उतने तक तो भाव आ जाएगा। साथ ही साथ जो बाकी सब्जियां हैं, अब टमाटर की ही बात कर लीजिए, आलू की बात कर लीजिए, पिछले साल के कंपैरिजन में भाव बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। यहाँ पर अब किस तरह की आवक है, कैसी फसल है, प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? देखो, अभी टमाटर का भाव कम हुआ था, लेकिन अभी टमाटर का भाव वापस बढ़ गया। कम से कम 25 से लेके 30 रुपए केजी होलसेल में आज मार्केट में भाव है। मतलब बाहर रिटेल में 50 रुपए, 60 रुपए केजी बिकता होगा जी। हाँ, लेकिन टमाटर का भी जो वजह है भाव रहने का, इस टाइम पे हर साल में जो रहता है भाव कम रहता है, लेकिन ये टाइम पे भाव तेजी है। यही वजह है कि जो बारिश हुआ है महाराष्ट्र में, वो बारिश बहुत ज्यादा हो गया इस साल। इसके लिए जो फसल लगा था, नया फसल, जो वो ये टाइम पे निकलने को आता है पूरा, लेकिन वो फसल में बहुत असर हुआ था। इसके लिए इस साल में ये टाइम पे भाव ज्यादा लग रहा है। तो रामदास जी, एक बात फिर कही जा सकती है कि जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उसका इम्पैक्ट हमने सभी सब्जियों पे यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन अगर हम लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर तो इसके प्राइसेस पिछले कई 6-8 महीनों से लगातार तेजी में हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ स्टेबिलिटी, कुछ गिरावट देखने को मिलेगी? नहीं, लहसुन का तो सीजन रहता है। अभी ये टाइम पे लहसुन लगता है और यही टाइम पे जो आता है, एक ही सीजन होता है लहसुन का। बाकी का जो फसल है वो साल में 2-3 बार कर सकता है, लेकिन लहसुन का फसल ऐसा है कि ठंडी में लगाएगा और गर्मी में निकालेगा, वही है। और उसका जो स्टॉक रहता है वो स्टॉक लास्ट तक चलता है। वो जो स्टॉक है लहसुन का, वो स्टॉक कम था। इस साल में लहसुन का रेट
इसके लिए ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा बाकी सब्जियों की हालत कैसी नजर आती है, क्योंकि ये तो हमने 2-3 चीजों की बात करी, जो महंगाई है वो अक्रॉस है। देखो अभी ये दिसंबर महीना खत्म होने के बाद सब सब्जी का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो फसल आएगा बहुत अच्छी तरह आएगा, बहुत अच्छी तरह बारिश हुआ है, सब जगह पानी है। इसके लिए खेती वाले ने सबने अभी का जो फसल किया है वो फसल जनवरी में निकलने को आएगा, वो टाइम पे Okay. बाजार लेवल सब लाइन पे आ जाएगा। रामदास जी, एक फाइनल सवाल है आपके लिए, और जैसे आपने कहा कि होलसेल में भाव कम है, रिटेल में ऑलमोस्ट डबल है, क्या इसके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह के भावों में कंज्यूमर को देने को होता है और जो किसान को मिलते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बात आपका सही है कि जो होलसेल में है, होलसेल से डबल भाव में रिटेलर बेचता है, वो आपका बात सही है। क्योंकि देखो फसल इधर से पैकिंग से लेके जाता है जो कस्टमर, एक जो और कंज्यूमर लेने के टाइम हर एक चीज चुन चुन के लेता है, तो जो रिटेलर है उसके पास से, तो उसको जो परिवर्तन है, उसका जो ट्रैवलिंग खर्चा है, उसका जो एपीएमसी का खर्चा है, सब खर्चा बढ़ा के उसको 10% 15% तो जाता है, और उसके ऊपर उसको 10% तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसका भी पेट है। जी हाँ, आपकी बात सही है। होलसेल रिटेल के प्राइसेस में एक परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ तो हमने भाव डबल आते हुए देखे हैं। लेकिन आपकी एक बात से थोड़ी सी सांत्वना यहाँ पर जरूर है कि जो नई फसल है वो जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पर आ जाएगी, और जो ये इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं एज ऑफ नाउ फलों सब्जियों के, ये तब शायद यहाँ पर थोड़े से नीचे आएंगे, लेकिन तब तक कंज्यूमर्स को दिसंबर एंड तक यहाँ पर ज़्यादा भाव शायद देने पड़ेंगे। रामदास जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।